क्वेश्चन पेपर आपने टेस्ट नहीं दिया था? मुबीन आपने टेस्ट नहीं दिया तो क्यों बोला कि टेस्ट दिया? दिल नहीं कर रहा था? आजो आजो आजो, कौन सी क्लास है? ओके जी प्लीज। नेहा मरियम खान कौन है जी? नेहा के जनाब माशाल्लाह सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, और प्लीज। और सोहा सनाउल्ला कौन है? उनके भी जनाब सबसे हाईएस्ट हैं। वेरी गुड। और इनसे आधा नंबर कम है कंदील मंजूर और महनूर का। कौन है कंदील और महनूर कौन है? और इनसे आधा नंबर 3 लोगों का कम है शिजल, खुद शिजल, हमजा जाहिद, हमजा, वाह प्लीज, और हाशिर अली खान। बाकी जो है वो नंबर 0.55 मार्क्स का ही फ़र्क है, लेकिन मैं अब सबके नाम तो नहीं ले सकता। माशाल्लाह। अब्दुल हादी कौन है जी? अब्दुल हादी एब्सेंट है। अच्छा जी, माशाल्लाह इतने बच्चों में सिर्फ वो अकेले फेल है। से हिम कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। टेस्ट मेरा ख्याल है ज़रूरत से ज़्यादा आसान था शायद। नहीं मतलब एक बच्चा फेल है और वो भी 1.5 मार्क्स है, तो मतलब 7.5 है उसके। तो बाकी टेस्ट जो है वो आई डोंट नो कि शायद ज़्यादा आसान था, ज़्यादा आसान था। चले नेक्स्ट टाइम सही इंशाल्लाह, डोंट बी वरीड। मुझे दुख तो बहुत होता है जब आप लोगों में से बच्चे फेल होते हैं, लेकिन जब सारे बच्चे पास हो जाए तो हैरानगी उससे ज़्यादा होती है। तो जो एच पे पास हुआ वो एक ही है, फबियान 9.5। चलें जी। सर ये टेस्ट ना ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होता है कि डिस्टेंस बहुत थोड़ा था। सो व्हाट 0.5 का इस वजह से फर्क है नहीं कि वो डिस्टेंस 0.5 का होगा। आपके मार्क्स इस दफ़ा कम क्यों आ गए? डिस्टेंस थोड़ा था। नहीं वो बाकियों के ज़्यादा आ गए। आपके कम हैं, ज़्यादा बाकियों के ज़्यादा नहीं है। मतलब हाईएस्ट 18 में से 17 है। आप नंबर उसने काटा बस वो। आपके कितने हैं? रेहान, अब्दुल राफे किधर गया? अब्दुल राफे 15.5 आपके। मतलब आपके भी तो देखे ना 2.5 मार्क्स आपके कम है। देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं जी प्लीज़। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें। जिनके लिए तालियां बज गई हैं वो बज गई हैं, आप दोबारा वो रिस्टोर तो नहीं हो सकती, ठीक है? तो चलें जी। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, सीधा सा क्वेश्चन था। विच एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, विच एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेस फॉर परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के लिए कौन से एक्सक्यूजेस को हम लोग एक्सक्यूजेस नहीं मानेंगे, ठीक है? वो कौन से थे? वो लिस्ट आप लोगों को पता है। नंबर 1 कौन सी चीज़ जनाब? कि वो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म हो जाए, मोर कॉस्टली हो जाए, ठीक है जी, लेस बेनिफिशियल हो जाए, या फिर सेकंड नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमर्शियली अनवायबल हो जाए, या फिर थर्ड पार्टी के डिफ़ॉल्ट, ऐसी थर्ड पार्टी जिसकी परफॉर्मेंस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने, डिपेंड कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस, उसके डिफ़ॉल्ट पे आप परफॉर्मेंस ना दे सकें, और आपके पास कोई स्ट्राइक, लॉकआउट्स या सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से आप परफॉर्मेंस ना दे सकें, या पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि जनाब आपके पास ये एक्सक्यूजेस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डिक्लेयर नहीं करते। ओके, ये तो लिस्ट थी, सिंपल थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2,
A obtains 2 loans of rupees 25,000 each from a bank, one of which is guaranteed by B. दो उसने लोन्स लिए थे, उसमें से एक को B ने क्या किया था, गारंटी दिया था. A sends the bank a sum of rupees 30,000 without any direction regarding appropriation towards the loan. मतलब उसने दो बैंक से 30 हज़ार रुपये लिए थे, ठीक है, दो लोन लिए थे उसने, एक बैंक से 25 हज़ार के. बैंक एक ही था लेकिन लोन की अमाउंट डिफरेंट थी, लोन डिफरेंट थे 25 हज़ार के. इनमें से एक को बी ने गारंटी किया था. क्या हुआ जी, मिस्टर ए ने पैसे भेजे, कितने, 30,000 रुपये, और बताया भी नहीं कि कौन से लोन को आपने एडजस्ट करना है. कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई इंडिकेशन नहीं थी. बैंक ने आगे से क्या किया जनाब, द बैंक अप्रोप्रिएट्स रुपीज 25,000 टुवर्ड्स द लोन नॉन गारंटीड बाय बी. मतलब बैंक ने क्या किया, सबसे पहले इस 25,000 को एडजस्ट किया और बाकी जो रिमेनिंग 5,000 से, उसमें से जो गारंटी दिया था बी ने, वो वाले लोन को एडजस्ट किया. अच्छा जी, इसके बाद फिर फरमाते हैं एंड रुपीज 5,000 ओनली टुवर्ड्स द लोन गारंटेड बाय बी. बी ऑब्जेक्ट्स टू सच एप्रोप्रिएशन, कैन ही सक्सीड. इसमें 3 सिचुएशन है. सबसे पहले आप डिसीजन देंगे, डिसीजन किस चीज पे देंगे, क्योंकि उसने आपसे सवाल पूछा कैन ही सक्सीड, आप कहेंगे नो, ठीक है जी, ही कैन नॉट बी सक्सीडेड. क्यों, क्योंकि एज पर लॉ क्या के अमाउंट शुड बी एप्रोप्रिएट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डेटर, एंड इफ देयर इज नो डायरेक्शन और इंडिकेशन फ्रॉम डेटर देन द क्रेडिटर कैन एप्रोप्रिएट एनी अमाउंट ऑफ लोन, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या चीज, नॉट डिस्प्यूटेड. ठीक है जी. और इस केस में बैंक ने बिल्कुल ठीक किया, बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, गलत होगा. इसको हम लिख देते हैं, ये मेरे ख्याल सबका ठीक होगा, होपफुली लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको. चलें जी, बड़ा सिंपल सा ये केस स्टडी था, इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जरा टिपिकल है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. फिर कहता है जी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस. 2 नंबर का जनाब एक सवाल है, 2 मार्क्स हैं हर एक के, तो 3 क्वेश्चंस हैं तो 6 नंबर. A promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. A dies before the day. ठीक है जी, यानी कि प्रॉमिस किस चीज का किया, ए बी के साथ उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपके लिए एक पिक्चर जो है वो पेंट करूंगा, और लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ए की मौत वाकया हो गई. एज सन एक्स इज ऑल्सो अ पेंटर, उसका बेटा भी कौन है, पेंटर है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी नेचर का, पर्सनल नेचर का. क्या उसका बेटा बीइंग पेंटर लायबल है, तो यहाँ पे जनाब हमारे पास ऑप्शन है जी, X will bound to perform the contract as he is also a painter. X is liable to hire a new painter with similar skills. X will not bound as contract is of personal nature. None of the above. Charlie's का option. ठीक है. The general rule is that a person cannot acquire rights under a contract to which he, मतलब ऐसा बंदा जो कि कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का राइट हासिल नहीं कर सकता, कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट का राइट हासिल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का या परफॉर्म करवाने का. A party to contract, promisee, not a party to contract, not a party to contract. A contract is said to be discharged either by performance or when contractual relations between the parties are terminated or comes to an end, otherwise in which case it need to be performed, not to be performed, none of the above, not to be performed. Question number 4 जो almost गलत है काफी सारे बच्चों का. कहता जी, A promises to deliver certain goods to B on 10th April and B promises to pay the price in advance on 1st April and on default to pay interest at 15% per annum from 1st April till the date of payment. कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है. ए ने बी को कहा कि भाई साहब
मैं आपको 10 अप्रैल को क्या कर दूंगा, चीज़ें डिलीवर कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है, मैं भी आपको 1 अप्रैल को पेमेंट कर दूंगा, और अगर मैंने पेमेंट ना की तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, 10 अप्रैल तक। अब इसमें आगे हुआ क्या, इज ए लाइबल टू डिलीवर द गुड्स इवन इफ बी डज नॉट पे द प्राइस ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को अगर बी पेमेंट नहीं करता तो क्या ए फिर भी गुड्स डिलीवर करेगा? तो लॉ कहता है यस। उसकी रीजन जी, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल सी ये है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट तो ये था कि ए जो है वो गुड्स डिलीवर करेगा और बी इसकी पेमेंट करेगा। एडवांस के लिए हमने कंडीशन ये रखी थी कि अगर एडवांस में पेमेंट नहीं करता तो 15% इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अगर वो एडवांस में पेमेंट नहीं कर रहा तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, 15% इंटरेस्ट लग जाएगा। दैट्स इट, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। बी इज लायबल, सॉरी ए इज लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। कितने बच्चों का ये ठीक था ये क्वेश्चन? ये 1.5 नंबर क्यों काटा है? गलती तो कोई निकाली नहीं है सर। दिखाएं 1.5 नंबर आपका भी देख लेते हैं। अभी सर आपको अगर और इसमें से कटते हुए नंबर तो काट लो, पक्की बात है। यस मेरी अंग्रेजी ना पढ़िएगा कहीं। यस नहीं, इसी चीज को तो नंबर है जी। नहीं सर, सुन लें। यस, ए इज लायबल फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट if B fails to pay the advance payment on 1 April, then interest will be charged at the rate of 15% per annum till that date on which to payment make. So yes, A is liable to deliver the goods even B does not pay on 1 April, on which date B make payment for which receive decided value and 15% per annum interest according to the डेज डिलेड। 4 नंबर का सवाल था। वैसे 1.5 नंबर क्यों काटा इसका? सर 1 नंबर जो था वो डिसीजन का था, 1.5 मार्क्स डिसीजन तो दिए हैं इसने, और 1.5 मार्क्स जो आपने एक्स्ट्रा लाइन लिखवाई थी, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है सारा कुछ इसने लिखा हुआ है। नहीं सर, कि जो है वो इन केस वो अगर नहीं पे करता तो वो इंटरेस्ट और लिखा हुआ है, अमाउंट है वो दोनों पे करेगा। लिखा हुआ है, जुल्म ना करें सर पहला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, उसका आखिरी पॉइंट। जुल्म ना करें प्लीज। पहला क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट जी, ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी ऑन चूज। सर अब ये मुझे थोड़ी समझ में आता है कि क्या लिखा है। मैं कैमरा में दिखाता हूँ, कैमरा मैन ये क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये देखें ये वाला, ये मैं इनसे ये क्या भाभी देखो क्या लग रहा है, ये चूज लग रहा है ना, चूज भी नहीं चौज लग रहा है। राफे के वैसे इस हिसाब से तो पूरे नंबर बनते हैं 18। क्यों? 1 नंबर किस चीज का कटा है इसका? उसी में से कटा और एक 1.5 इसमें से कटा। 1.5 इसमें से और 1 इसमें से। ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क प्रोमिसर मेड प्रॉमिस। राइटिंग थोड़ी सी ठीक कर भाई, राइटिंग में कर लूंगा ठीक। कम से कम लफ्ज के लिखे हुए समझ आए। अब मिसाल के तौर पर ये तुझे समझ आ रहा है? सर ये बिल्कुल एंड पे लिखा था इसीलिए। सुन ना, सुन ये तुझे समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? पता नहीं, नजर ही नहीं आता। नहीं ना, समझ भी नहीं आएगा। ये आपको समझ आ रहा है क्या लिखा है? नहीं ना समझ आ रहा, तो इसके बेटा आई कैप नंबर नहीं देगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इंतहा की गंदी है, लेकिन मैं जब पेपर में लफ्ज लिखता हूँ ना तो पेपर में लफ्ज समझ आ जाता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो आपकी राइटिंग 1000% गंदी हो, इसके भी नंबर कटे हुए हैं, दैट्स नॉट फेयर। मैंने वो लाइन वो जो लिखवाई थी वो मैंने एक तो समझ लीजिए कि सोल्यूशन की क्लैरिटी के लिए, सेकेंडली मैंने कहा था इसमें वो 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने भी यही लिखा हुआ है इंटरेस्ट के साथ कि 15% इंटरेस्ट भी वो पे करेगा, ये गलत बात है। आप ऐसा करें, एक्सक्यूज मी, जिन जिन के मार्क्स इस जो मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जैसे राफे का भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो वर्डिक्ट,
दूसरा लीगल रीज़न और तीसरा रेलेवेंस। ठीक है जी। तो अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको मार्क्स पूरे इंशाल्लाह मिल जाएंगे, अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक या कोई अदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है, अगर ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की मिस्टेक है तो फिर तो ऑब्वियसली नंबर इसके कटेंगे। तो अगर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए तो प्लीज़ मिस आपके सामने हैं, इनके पास चले जाएं और ये आपके नंबर बढ़ा देंगे। जी सर। नहीं, फिर ऊंची आवाज में पढ़ूंगा यहाँ पे मैं। क्वेश्चन नंबर 4, A promises to deliver the goods and he is also liable to perform the contract. Deliver the good and he is also liable to perform the contract. डिफरेंट चीजें हैं। पहले गुड्स डिलीवर करेगा, बाद में परफॉर्मेंस भी देगा, स्टेज परफॉर्मेंस। कौन सी परफॉर्मेंस बेटा? या तो गुड्स डिलीवर की बात कर लो, ठीक है, या परफॉर्मेंस की बात कर लो। ओके, तो ये डिफरेंट चीजें नहीं है, सेम है। उसका कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या है? गुड्स डिलीवर करेगा, दैट्स इट। ओके जी। ए मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एंड बी प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट। ही इज लायबल इन केस ही मेड बी टू परफॉर्म। इसको 2 नंबर क्यों दिए? थैंक यू बेटा, थैंक यू। किस किस को जस्टिफाई करूंगा मैं? अब ये क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ता हूं, मैं इनका आंसर। A promises to deliver the goods and is also liable to perform the contract. A made an offer to perform and B promised to pay interest. He is liable in case he made B to perform the contract. Otherwise, he is not liable for compensation. हंसने वाली बात है ना बेटा, तो वो इसलिए हंस रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन लिखा ना वो इस तरह का है। और ये इन पे नहीं हंस रहे आप, उस चीज उनको ना बावर करवाएं कि वो तुम्हारे पे हंस रहे हैं, तुम भी रोना शुरू कर दो। वो इन पे नहीं हंस रहे, बेसिकली वो मेरे कहने पे रियलाइज़ करवा रहे हैं कि बेटा इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का आंसर नहीं लिखा करते। और ये इनके आंसर पे हंसने के साथ साथ वो इनकी चेकिंग पे भी हंस रहे हैं कि इनको 2 नंबर आपने क्यों दिए। उसका 1.5 नंबर काटने की रीज़न मुझे समझ नहीं आई और इनके 2 नंबर देने की मुझे रीज़न समझ नहीं आई बेटा। अच्छा, कंपनसेशन कर दिया, एक के 1.5 नंबर काट लिए और एक के 2 नंबर दे दिए। बेटा ये इस चीज़ को प्लीज़ देखिए, और नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये। ले जी बेटा, ये गलत है। इसमें गलती क्या? देखिए बेटा, मैंने एक चीज आपको बताई, 3 चीजें, अगर तीनों में से कोई एक भी गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत है। इसके अलग अलग मार्क्स नहीं है। 3 चीजें, तीनों में से अगर कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज इसमें नहीं लिखी हुई, तो उसके नंबर नहीं मिलते, बाकियों के मिल जाते हैं। लेकिन अगर 3 चीजों में से कोई एक गलत है तो गलत का मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक टर्म यूज की थी, रेशियो डेसिडेंटी। हर वर्डिक्ट के पीछे, जजमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, लीगल रीज़न। जजमेंट आपने ठीक दे दी, उसकी लीगल रीज़न आपने गलत दी, सारे का सारा केस गलत। जजमेंट गलत होगी, रीज़न ठीक थी, सारे का सारा केस गलत। जजमेंट भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस गलत है, सारे का सारा केस गलत। गॉट इट बेटा? इस चीज़ को इंश्योर कीजिए बेटा। जिनके मार्क्स बढ़ने चाहिए प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जिनके मार्क्स कम होने चाहिए वो खुद ही इस चीज़ को अंदाज़ा कर लें। हम आपके मार्क्स कम नहीं करते, लेकिन खुद ही आप इस चीज़ को अंदाज़ा कर लें कि जो गलत चीज़ है अपनी असेसमेंट खुद कर सकते हैं आप लोग। गलत जो चीज़ है उसको आप देख लें। ह्यूमन एरर है, इंसान से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बड़ी जल्दी जब आपने ज़्यादा टेस्ट कम टाइम में जब आपने चेक करनी हो तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता होता है।
ठीक है। तो थोड़ा बहुत एरर का मार्जिन हम लोगों ने ऑलरेडी रखा होता है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ टेस्ट भी डिस्कस किया जाता है, आप लोगों को वो टेस्ट रिटर्न भी किया जाता है, ताकि आप जो मार्क्स, क्लैरिकल मिस्टेक, चेकिंग एरर जो भी आप लोगों को लगता है आप उसको रीचेक करके, आप उसको ठीक करके अपने मार्क्स जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इंसान होगा जब उसको 30-40 जब उसको पेपर एक दिन में चेक करने पड़ेंगे, और वो भी बिजनेस लॉ के, जिसमें हर एक बंदे का अपना अलग से आंसर होगा और ओरिजिनल आंसर कुछ और होगा, लेकिन ये देखना है कि जनाब वो कितना रेलेवेंस है, कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है, उसमें फिर मार्किंग होनी है। तो हर एक पेपर को आपने ध्यान से चेक करना होता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो जिन बच्चों का मिस्टेकनली, जैसे मैंने बताया, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या आपके पास कोई किसी किस्म का एडिशनल मिस्टेक है, एडिशन डिलीशन का, तो वो काइंडली इस चीज़ को ज़रा देख लें। ओके, चलें जी। अब मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं जी हमारा। एक मिनट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज नंबर 135 जी। देखिए जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका पार्ट भी उससे रेलेवेंट है। एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 135। सबके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। आपने टेस्ट नहीं दिया था? क्यों? आप तो काफी दिनों से आ रहे हैं, तो आप टेस्ट भी नहीं दे रहे। ऑन 19 जनवरी 2022 पोटाशियम फार्म्स agreed to supply 500 kg of strawberries to Niobium Industries Limited (NIL) on 15th February 2022 at a discounted price to be paid in advance. NIL agreed to conditions and paid the amount to PF in advance on 20th January 2022. NIL had a plan to introduce strawberry flavored milk in March 2022. On 15 February 2022, PF failed to deliver the strawberry to NIL. कहानी समझ में आई थोड़ी सी कि जनाब 19 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि 500 किलो जो है वो स्ट्रॉबेरी NIL को प्रोवाइड की जाएगी 15 फरवरी को, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। और उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जनाब जो अमाउंट है वो 20 जनवरी 2022 यानी कि एडवांस में आपने क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। और उसके बाद जनाब NIL ने क्या किया हुआ था, उनका प्लान था कि मार्च 2022 के अंदर हम क्या कर दें, स्ट्रॉबेरी जो मिल्क है, मिल्क फ्लेवर जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है वो हम बनाएं। और 15 फरवरी 2022 को PF जो है वो फेल हो चुकी है स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने के लिए। अंडर द प्रीमियंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टू डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू NIL। अब आपने रेमेडीज के बारे में बताना है कि उसके पास क्या रेमेडीज हैं, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। इसका पॉइंट बी, व्हाट वुड बी योर आंसर इन ए अबव इफ PF ऑफर्स टू डिलीवर ओनली 300 kgs ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू NIL ऑन द ड्यू डेट। अगर वो 500 की बजाय 300 kgs डिलीवर करने की ऑफर करती है तो फिर क्या होगा? क्या उसको ये बात मान लेनी चाहिए? हम कहते हैं जी मतलब वो लायबल नहीं है, बाउंड नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए, ठीक है, और वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर रेमेडीज क्या होंगी, फिर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और अगर वो उसको ये ऑफर हुई है तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उसके बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए जरा बी, इफ PF ऑफर्स टू डिलीवर ओनली 300 kgs ऑफ स्ट्रॉबेरी ऑन 15 फरवरी 2022 इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। NIL विल हैव ऑल द रेमेडीज अवेलेबल इन ए, यानी कि जो भी उसके पास रेमेडीज थी कि रिसेंड करके क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लॉस वगैरह का जो भी है वो क्लेम कर सकता है। हाउएवर NIL has the right to accept part performance of the promise made to him by PF. In that case, if NIL accepts delivery of 300 on 15 February, then it cannot sue PF later as it will be considered as remission of the contract. ठीक है, अगर वो उसको कंसीडर कर लेगा तो फिर इसको गलत नहीं कर सकता। हम क्या कहेंगे, जनाब उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिमिट कर दिया था, 500 की बजाय उसने 300 का एग्रीमेंट कर लिया था। सर अगर वो 300 एक्सेप्ट कर रहे और एक्सेप्टेंस के टाइम नोटिस दे दे कि मैंने डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो फिर वो 200 के डैमेजेस क्लेम करें। नहीं, ये लेट परफॉर्मेंस नहीं है बेटा, ये दूसरी ऑफर टू परफॉर्म है ना। ये बेसिकली आप
इसको लेके आ रहे हैं इनोवेशन की तरफ कि 500 की बजाय क्वांटिटी को कितना कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट मैटर आपने चेंज कर दिया। ठीक है जी बेटा, ऑल ओके। चलें जी, अब जरा हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर ऐसा था कि कुछ लोगों ने एक टाइम था आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले, तो लोग तैयारी किया करते थे किसी स्पेसिफिक कॉलेज की बुक से बिजनेस लॉ के लिए, अभी भी करते हैं बहुत सारी, हर इंस्टीट्यूट की तकरीबन बुक है। आई डोंट नो लॉ के ऊपर बुक बनाने की क्या रीज़न है, ऑलरेडी आपका लॉ इतना कंसाइज उसने लिखा हुआ है कि आप इसको मज़ीद श्रिंक करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो इससे कम करने की गुंजाइश तो होती भी नहीं है। पास पेपर भी इसमें है, एग्जाम्पल सारा कुछ। बहरहाल स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन की बात है। तो एक स्पेसिफिक बुक तकरीबन 90% जो आवाम थी वो स्पेसिफिक बुक से तैयारी करती थी, और हम अपने स्टूडेंट को उस टाइम कहा करते थे कि हम आपको बुक पढ़ने से मना नहीं करते, लेकिन आई कैप की बुक को नहीं छोड़ना, क्योंकि क्लास में हम आई कैप की बुक से पढ़ते हैं। हुआ क्या, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जनाब ये क्वेश्चन आ गया। आई थिंक 4 या 6 नंबर का सवाल था, और जाहिर बात है 90% अवाम ने एक स्पेसिफिक बुक पढ़ी थी, तो वही 90% अवाम फेसबुक पे आ गई, और वही लोग हैं जो फेसबुक पे बार बार आ जाते हैं और मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं, पोस्ट वगैरह करते हैं रैंडम, पता नहीं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आई डोंट नो कि आप लोगों में से भी शायद काफ़ी बच्चों ने जो फेसबुक यूज़ करते हैं उन्होंने सीए के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन किए होंगे, ऐसे ही है ना। तो हमारे टाइम पे इन ग्रुप्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर किसी का कोई सवाल है तो बस जस्ट वो एक लिखता था कि जिसका कोई आंसर मुझे सेंड कर दे, तो जनाब उसके आंसर कमेंट्स में आ जाते थे। या कोई स्टडी में कोई बुक के बारे में पूछना है कि जनाब कोई बुक की मुझे बता दे कहाँ से मिलेगी, तो वो इस तरह। अब आजकल अजीबोगरीब किस्म की पोस्ट आ रही हैं, तो वो इतनी वाहियात पोस्ट हैं, इतनी इररेलेवेंट पोस्ट हैं कि बच्चों ने जनाब आके उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ माचिस आ जाना, और जनाब वो पूरे जंगल को आग लगा रहा है, तो जो जिसका दिल कर रहा है उस पर जाके पोस्ट कर रहा है। तो बंदों ने क्या किया जनाब, उन लोगों ने भी आके, और मज़े की बात जनाब एनोनिमस मेंबर के नाम से वो अपना आईडी भी रिवील नहीं करते, और जनाब आगे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, घर के हालात बता रहे होते हैं उसमें सारा कुछ, पता नहीं क्या चीज़ है। एनीवेज बच्चों ने आके कहना शुरू कर दिया जनाब आई कैप ने आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, 4 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पेपर देने के फौरन बाद ये बात हुई, किसी ने बुक खोलने की जहमत नहीं की, और एक बंदे ने नहीं कई बंदों ने इस चीज़ को पोस्ट को किया, और नीचे लिखा हुआ शेम आई कैप, शेम आई कैप, शेम आई कैप। और फिर आई कैप का जब एक उन्होंने एक आई कैप के प्लेटफॉर्म से जनाब कोई आई ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली जनाब एक चीज़ जो है वो बताई गई कि आई कैप जो है वो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछता। और फिर कुछ टीचर्स हजरात ने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि जनाब कहीं ये कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। जब उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा उसने कहा जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फिर वो जिन टीचर की वो बुक थी उन टीचर ने फिर खुद लिखा कि जी मतलब आई कैप की ये तो हमारी सजेस्टेड बुक है, आई कैप की बुक ही हमारी फाइनल है, तो ये टर्म आई कैप की बुक ने लिखी हुई है, तो अगर मेरी बुक में नहीं है तो डजंट मीन कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये बिल्कुल विद इन सिलेबस आपसे सवाल पूछा गया। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, तो आई कैप की बुक के अंदर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज मौजूद था, लेकिन उस बुक में क्या लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क़ज़ाए कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ। समझे बात को? तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो वही है क़ज़ाए कॉन्ट्रैक्ट। क़ज़ाए कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये वाला। दिस इज नॉट क्वाजी भाई, दिस इज क़ज़ाए।
इसको कहाँ पढ़ते हैं? जैसे कुछ लोग जो है वो आपने क्यू